ठीक है, तो हमने एलएलपी किया हुआ था स्टार्ट, जिसकी हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी। ठीक है, और अगर बेसिकली बताऊं आपको, एलएलपी क्या था, किस चीज का कॉम्बिनेशन था, मिश्रण था, बताना जरा। पार्टनरशिप का और एक कंपनी का मिश्रण था, कॉम्बिनेशन था। ठीक है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप के भी कुछ फायदे देख लिए लिया है इसमें, और कंपनी के भी। और जो दोनों की वीकनेसेस थी या जो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, वो हटा दी इसमें। अच्छा बताओ, यहाँ पे पार्टनरशिप की क्या चीज हमने उठा ली, बताओ जरा, और क्या छोड़ दी, बताओ जरा, इसमें क्या किया अब तक हमने जो डिस्कस। हाँ, पार्टनर्स की क्या थी, वैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, इधर जो होंगे पार्टनर्स, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो वो काम करेंगे, जो भी है, जितना पैसा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट, वहां तक उनकी लायबिलिटी सीमित रहेगी, उनको अपने पर्सनल जेब से नहीं भरने पड़ेंगे लायबिलिटी। ठीक है जी, और एक क्या फायदे वाला पॉइंट है, फ्लेक्सिबल थी पार्टनरशिप। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ करना है, बड़ा इजिली ले लो। ये क्यों आया था एलएलपी, ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना कुछ अगर कामकाज करना इजिली कर पाए। अगर कंपनी बना के करेंगे, उनको इतनी सारी, वो क्या था कंपनी में, क्या था डिसएडवांटेज, बहुत सारी कंप्लायंसेस, ढेरों ढेर फॉर्म, इतनी फीस, ये सब करना पड़ा था। तो इधर के लो कंप्लायंसेस, कम कंप्लायंस है, कम फॉर्म वगैरह भरने, और कम क्या करने हैं आपको, कॉस्ट पे सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों के फायदे उठा ली, और जो वीकनेसेस, जो बुरे पॉइंट्स लग रहे थे, वो हट गए हमारे एलएलपी में। और इसमें ये 4 शेड्यूल थे, हमने बात की थी, और वो वाला याद रखना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर अग्रीमेंट, हमारा ये अग्रीमेंट में है, अगर नहीं है तो कहाँ पे जाएगा अब हमारा। चुप कर यार, बिल्ला रे मैं। हाँ, शेड्यूल बिल्ला। 1 2 3 4। ठीक है जी। तो अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है आज का सेशन, ठीक है, एलएलपी ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था पिछले 2 सेशन में, आज हमारा थर्ड सेशन है, पर आपको आज से समझ आ जाएगा। पिछले 2 के मैं लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर। ठीक है, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था, और यही इसमें बोला हो कि कुछ कंपनीज या काम नहीं कर पा रही थी इतनी कंप्लायंसेस के साथ, तो वो किया। एडवांटेजेस देख लो, अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल है बहुत, पार्टनरशिप में, है ना, पार्टनर्स हैं, कुछ कामकाज करना है, मिलके कर लिया डिसाइड। ठीक है जी, और इजी टू फॉर्म, बनाना भी, इसका जन्म भी आसान होता है, और इसका सब खत्म करना भी, इसको ये पैदा भी बड़ा इजीली हो जाता है, फॉर्म करना, और इजीली इसको खत्म भी किया जा सकता है। नहीं तो कंपनीज एक्ट में हमने देखा था, अलग ही चैप्टर है जन्म का, इनकॉर्पोरेशन का, और जब इसका खत्म करना है, लिक्विडेशन, ठीक है, वाइंडिंग अप, उसका अलग चैप्टर है उसके हिसाब से। ठीक है, पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी, ये चीजें की थी हमने। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, सेम कंपनी वाले थे, कंपनीज एक्ट वाले। ठीक है जी, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सेशन है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक ये था हमारा अलग पॉइंट थोड़ा। ठीक है, पार्टनरशिप में वैसे हम क्या करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी या जो भी था, एक पार्टनर ने अगर कुछ गड़बड़ की, बाकी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक है, एक पार्टनर कोई काम करेगा, मतलब फर्म के बिहाफ पे करेगा, तो सब पार्टनर्स के एक तरह से बिहाफ पे करे, सब बंद जाएंगे, सब बाउंड हो जाएंगे। तो पर इधर क्या है, सब, और हमने कहा था पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, एक लाइन कि ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। पर यहाँ पे सब पार्टनर्स एजेंट है सिर्फ एलएलपी के, बाकी पार्टनर से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। एक पार्टनर ने गड़बड़ की, बाकी को नहीं ब्लेम दे सकते आप। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर बाय हिज एक्ट्स, ये किया था। और अग्रीमेंट होता है इनके बीच में, जैसे पार्टनरशिप में भी होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, कॉमन सी यहाँ पर। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ये किया था हमने। देन और क्या किया था, यहाँ पे मैनेज कौन करेगा बिजनेस, जो पार्टनर्स हैं और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, 2 चीजें की थी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी में भी पार्टनर्स भी होते हैं, और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। कम से कम 2 हमारे को पार्टनर्स चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए हमारे को। ठीक है, अच्छा, और क्या कंडीशन थी, इन्हीं पार्टनर्स में से ना कुछ हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है जी, और जिसमें से कम एक जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये क्या फर्क था पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में, बताओ जरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखो, अब कंपनी का जन्म हो रहा है, अब इधर एलएलपी का जन्म हो रहा है, अब इतनी सारी, ये इसका काम भी सारा एमसी की वेबसाइट पे होगा। फॉर्म भरना, कुछ करना, कुछ पेनल्टी लगी वो भरना कुछ। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है कि जो भी फॉर्म वगैरह भरना, कंप्लाइंस करना लॉ का, और फीस भरना, पेनल्टी भरना, तो ये काम इनका होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। तो एक ये नया पॉइंट था इधर। कंपनी में
डायरेक्टर्स को क्या एलोकेट होता है? डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को क्या एलोकेट होगा? डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करो पार्टनरशिप एक्ट से, कंपनीज एक्ट तो है ही है हमारे इसमें, तो उससे रिलेट करो अपना। ठीक है जी। और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दो पार्टनर्स चाहिए, और दो कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और उसमें एक कम से कम एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, किया था। बिजनेस होना चाहिए लॉफुल बिजनेस, और प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। कुछ कार्रवाई करनी है सरकार, वो कर सकती है। कुछ मर्जर अमेलगमेशन होना है, कुछ भी होना है, तो वो भी एज पर एलएलपी एक्ट में बता रखे वो होगा। ठीक है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, अच्छा हमने ऊपर ना शेड्यूल किया था, फटाफट से देखो। ठीक है, हमने ऊपर शेड्यूल किया था। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? फर्म को अगर कन्वर्ट करना है एलएलपी में, ठीक है, तो उसके बारे में सेकेंड शेड्यूल में गिवन है। प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी में करना है थर्ड। ठीक है, देन हमारा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना है किसमें? एलएलपी में। मतलब फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को फिर पब्लिक कंपनी। अलग अलग शेड्यूल बना रखे हैं, आपको बताया भी था मैंने बेयर एक्ट निकाल के। जैसे कंपनीज एक्ट के भी लास्ट में 7 शेड्यूल गिवन है, एलएलपी का जो बेयर एक्ट एमसी की वेबसाइट से निकाला था उसके भी लास्ट में ये 4 शेड्यूल गिवन। ये किया था हमने। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाला चैप्टर। ठीक है, और ना इसको पता है और किस कौन से चैप्टर से रिलेट करेंगे हम कंपनीज एक्ट के? इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो भी जस्ट हम पिछला करके आए उससे रिलेट करेंगे। देखना आज वाले टॉपिक्स तुम्हारे एकदम स्मूथली मक्खन की तरह होंगे। आज वाली जो टॉपिक्स है उसमें भी बता रखा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म भरना है ना, इतने पार्टनर होंगे। फिर आपको नाम चेंज करना है तो कैसे करोगे, नाम रेक्टिफाई करना है तो कैसे करोगे। चलो पूछती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ, एक पूछती हूँ टॉपिक आपको इनकॉर्पोरेशन का, अगर कोई भी बच्चा मुझे आंसर दे। कंपनीज एक्ट में था कि अगर नाम सिमिलर है या आइडेंटिकल है, ऑलरेडी जो कंपनी है या किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, तो सरकार आपको बोल सकती है कि इतनी देर में आप चेंज कर लो। कितना टाइम पीरियड था बता सकते हो आप? हाँ, या अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को लगा, जैसे मैंने सीएच का ट्रेडमार्क करा रखे साहिल सर ने, अगर सर को लगा कि भाई इसने मेरा नाम रख लिया, ठीक है जी, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बताओ, वो दो टाइम लिमिट्स थी यहाँ पर हमने की, आप याद है किसी को? बताओ जरा। मैम 3 years, कंप्लेंट वाली तो 3 साल की थी। और सेट 5 years। 5 years? 3 साल तक रजिस्टर्ड कंप्लेंट। ट्रेडमार्क क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उसको लगे मेरा नाम किसी और ने भी रख लिया। ठीक है, पर उसको कितनी देर के अंदर अंदर बदलना पड़ेगा? वो जो सरकार ने कितना टाइम लिमिट देती है आपको, अगर सरकार आपको डायरेक्शन दे? बोलो जी बोलो। कुछ मंथ्स सिक्स का था कुछ। मंथ कितना? मैम 6 महीने या 3 या 6 नहीं, कुछ है। या 3 ये थे। 3 years था ना, 3 months था 3 मंथ। इधर। 3 महीने ओके। और 3 साल सिमिलर है, देखना। और जो बच्चों ने आज लगाया ये सेशन है ना, ये वाला चैप्टर के लिए बहुत सिंपल है, इसको कंपनीज एक्ट से रिलेट करके करेंगे। ठीक है जी, ये कुछ हमने किया था। और जरा आगे देखिए, ये चीजें की थी हमने। ठीक है, कन्वर्जन वाली। फिर यहाँ पे एमसी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स ई फाइल करेंगे। ठीक है, एंड फॉरेन एलएलपी क्या होती है? फॉरेन कंपनी से रिलेट करो, जिसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जिसका जन्म बाहर हुआ है, पर एक कम से कम प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा इंडिया में भी, कामकाज इंडिया में भी, भारत में भी चल रहा है। ये किया था हमने। ठीक है जी। फिर अच्छा, यहाँ पर ना हमने कुछ डिफरेंसेस किए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने आज वाला सेशन लगा रहे हैं ना, मैं पहली दो क्लासेस का आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। पर ऐसा नहीं है कि आपको आज का भी आ जाएगा समझ में, कंपनीज एक्ट तो कर रखे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंस देखा था एलएलपी का पार्टनरशिप फॉर्म में, देखा था हमने फर्क। ठीक है जी, बिल्कुल जनरल सी चीजें। देन हमने किसके बीच में डिफरेंस देखा था? एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बीच। ठीक है, एलएलपी का पार्टनर, क्योंकि ये एलएलपी है किस चीज का मिश्रण है? कौन सी दो चीजों का मिश्रण है? कॉम्बिनेशन, एक तो कंपनी का और साथ में पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो देखना बहुत जरूरी था। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी हमने देखे थे। ठीक है, ये किया था हमने डिफरेंसेस। फिर हम आ गए थे मॉड्यूल पे। ठीक है, मॉड्यूल में हमने कुछ की थी डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, कितनी है कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन? 90+ डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे। छुटपुट से छोटी, बहुत कम डेफिनेशन है इधर हमारी। ठीक है, और इसमें से भी मेन कितनी थी? 2 या 3 थी जो मैंने आपको मार्क करवाई थी। ठीक है, एड्रेस हमने देखा था, अगर इंडिविजुअल है तो रेजिडेंशियल एड्रेस, बॉडी कॉर्पोरेट तो रजिस्टर्ड। वो ये था मेन वाला, ये।
बॉडी कॉर्पोरेट वाली। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट वाली यहाँ पे मेन एक डेफिनेशन थी हमारी। बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप उसको रिलेट करो कंपनीज एक्ट से, मैंने आपको रिलेट भी कराया था, इधर चार्ट बनवाया था, ये देखो कंपनीज एक्ट में क्या बोला हुआ था। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनीज है हमारी, कंपनीज एक्ट वाली, या कोई फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ है। ठीक है, पर कौन सी इंक्लूड नहीं होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं इंक्लूड होती कंपनीज एक्ट, और अगर जो सरकार नोटिफाई करे। सेम ऐसे मैंने आपको एलएलपी एक्ट में देखा कि बॉडी कॉर्पोरेट कौन सी, जो कंपनी है, कंपनीज एक्ट वाली, फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होंगी। और इसमें एलएलपी की बात हो रही है, तो एलएलपी की बात करेंगे तो चाहे इंडिया वाली, चाहे जिसका जन्म बाहर हुआ है। ठीक है, फॉरेन कंपनी भी बोला हुआ है अलग से, और एलएलपी इंडिया वाली है जिसका बाहर जन्म हुआ है। ये और यहाँ पे वही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं आएगी, और अगर सरकार मना कर दे वो भी नहीं आएगी। एक एडिशनल क्या चीज थी यहाँ पे, एक अलग एक पॉइंट था बस, क्या था, सीएस वाला, कॉरपोरेशन कंपनी सोल। सेक्रेटरी नहीं था। कॉरपोरेशन सीएस सोल। वैसे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या किया था, ये क्या थे, ये इंक्लूड में थे, देखो एलएलपी इस एक्ट में बने। ठीक है, एलएलपी जिसका जन्म चाहे बाहर हुआ है, ठीक है, या ये फॉरेन कंपनी, देखो एलएलपी भारत वाली, भारत में जन्म हुआ है, एलएलपी फॉरेन वाली, ठीक है, या फॉरेन कंपनी जो हमने पढ़ा था जिसका जन्म ही बाहर हुआ है, एलएलपी नहीं नॉर्मल कंपनी। ठीक है, ये थी इंक्लूड वाली में। ये कौन सी चीजें नहीं एक्सक्लूड करनी, ये देखो सीएस, सीएस कौन सी, सीएस कॉपरेशन सोल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाला भी देख लिया था हमने, कंपनीज एक्ट में ये भी एक्सक्लूडेड था। ठीक है, एंड अगर सरकार नोटिफाई कर दे तो ये भी एक्सक्लूड था। तो नया पॉइंट क्या था इधर, ये वाला कॉपरेशन सोल, सीएस, सीएस वैसे कंपनी सेक्रेटरी होते, पर यहाँ पे दोनों ये पॉइंट्स थे हमारे। कॉपरेशन सोल था क्या, मेरे को बता दो फटाफट। कॉपरेशन सोल, ठीक है, इतना और बड़ा, इतना बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है जैसे हमारा कंपनी है, छोटा सा एक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, फ्री का नंबर है सच में। कंपनीज एक्ट कर लिया ना, उसके साथ बच्चे हैं ये सच में। ठीक है, हाँ तभी हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, ताकि इनके थोड़े बच्चों के बारे में पढ़ ले, है ना, थोड़ा सा हमारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। कौन थे ये कॉपरेशन सोल, बताओ जरा फटाफट से, बोलो बोलो बोलो, कॉपरेशन सोल क्या था। लाइक प्राइम कोऑपरेटिव, मिनिस्टर, जो डेजिग्नेशन, हाँ लाइक प्राइम ये, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसी डेजिग्नेशन है, पोस्ट है ना, जिसमें जैसे एक सोल मतलब एक बंदा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हम बोलते हैं, है ना, कॉपरेशन सोल वो पोस्ट डेजिग्नेशन जिसमें एक ही बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, और ये ऐसी पोस्ट जैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट की बात करें, ठीक है, पीएजी प्राइम कैग। मिनिस्टर इंसान बदल जाते हैं, ठीक है, पर पोस्ट नहीं खत्म होती। ठीक है, पोस्ट एज इट इज रहती है। ठीक है, तो वही हम बोल रहे थे ना कि इंसान की पहचान उसके ओहदे से होती है, उसकी पोस्ट से, है ना, प्राइम मिनिस्टर बेशक बदलते जाते हैं पर वो पोस्ट नहीं कभी खत्म। तो ये कॉपरेशन सोल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था, ये थी एक मेन हमारी डेफिनेशन, जो मतलब मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस देखो, जो सरकार नोटिफाई करे, या वही ट्रेड प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ये आपको अपना एक्ट का नाम और ईयर बताना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में मेंशन्ड है इसका मीनिंग। और कौन प्रैक्टिस कर सकता है, जो सीओपी जिन्होंने ले रखी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, वो सेक्शन 7 में बता रखे हैं। ठीक है, हमने आई थिंक किया भी था सेक्शन 7। ठीक है, एंटिटी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो ऊपर पढ़ के हैं, और जो बाकी एक्ट में भी दे रखे हैं। अच्छा, फिर एक ये इंपॉर्टेंट था फाइनेंशियल ईयर वाला, मेरे को बताओ जी, कंपनीज एक्ट में क्या था, फाइनेंशियल ईयर, और एलएलपी में भी सेम है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, पर अगर किसी कंपनी का जन्म, बिल्कुल, है ना, हमने पढ़ा था ना कंपनीज एक्ट में भी और इधर भी, डेट का फर्क है। कंपनीज एक्ट में कहते थे न्यू ईयर वाला दिन, न्यू ईयर से याद रखो 1 जनवरी या उसके बाद अगर किसी कंपनी का जन्म हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर उसी साल नहीं खत्म होगा 31 मार्च, उसके अगले साल। हाँ जी, याद है कि नहीं, इधर मनदीप, जसदेव, आर्यन, ईशा, हर्षप्रीत, हिमानी, हाँ जी, याद है ना। यस मैम। चलो, और यहाँ पे क्या होगा, हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, इधर 30 सितंबर है, 30 सितंबर, ठीक है, 30th डे ऑफ सितंबर। ठीक है, वहां पे इधर क्या था हमारा, न्यू ईयर 1 जनवरी था कंपनीज एक्ट, यहाँ पे भी आपको लिखाया था कंपनीज एक्ट का, इधर 1 जनवरी और इधर आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब कुछ आपको रट्टे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर को हमारी एजीएम की डेट होती है, बैलेंस शीट फाइनल, वो सब बहुत चीजें होती है 30 सितंबर।
ठीक है, देन उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, देन फॉरेन एलएलपी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर हो, एलएलपी जो इस एक्ट में बनी हो, एलएलपी अग्रीमेंट वो रिटन अग्रीमेंट जो यहाँ पे एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में होता है, और जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज बता रखी होती है कि पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, क्या हक पावर और जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर यहाँ पे नहीं मेंशन तो कहाँ देखें? शेड्यूल 1। अगर ये अग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अग्रीमेंट में अगर है मेंशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो राइट्स ड्यूटीज नहीं मेंशन तो हम शेड्यूल 1 को रेफर करेंगे और वही मानेंगे, फिर वही पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटी। शेड्यूल 1, शेड्यूल 4 है ना हमारे, बताना। शेड्यूल 1 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी, शेड्यूल 2 हाँ फर्म टू एलएलपी, सेकंड यहाँ पे थर्ड वाला प्राइवेट प्राइवेट कंपनी वाला, टू हाँ एलएलपी, फोर्थ वाला पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी। बाकी 3 कन्वर्जन वाले हैं, पहले वाले वो हक वाले और ड्यूटीज वाले। ठीक है, ये किया था। और देखो जरा, फिर नाम जो भी हुए, अगर इंडिविजुअल का हुआ तो उसका फुल नेम, कंपनी का जो भी है अगर उसका रजिस्टर्ड नेम, पार्टनर जो भी मेंशन्ड है एलएलपी एग्रीमेंट में। रीजनल डायरेक्टर आपको दिखाए थे एमसी की वेबसाइट पे हमारे, ठीक है, दे रखे वहां पे हमारे रीजनल डायरेक्टर, और उनको एलोकेट हो रखा है एरिया, स्टेट्स एलोकेट हो रखी है, सरकार ने यहाँ पर किया हुआ। रजिस्ट्रार, ठीक है, वो भी सरकारी ऑफिसर्स है यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट थी, कौन सी? स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सच में फ्री के नंबर है, कंपनीज एक्ट हो जाता है ना फिर तो कुछ नहीं सच में रहता। इसलिए हमारे को, हम वो कर रहे थे सबसे पहले कि सबसे बड़ा और सबसे मेजर चीज खत्म हो जाए। एक अदर 2 3 रह गए इसके ना, मैंने 3 chapter। हाँ कर लेंगे वो बीच बीच में, अब थोड़ा अदर लॉ पे फोकस करते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको भी, है ना। स्मॉल एलएलपी में क्या था, उधर क्या था स्मॉल कंपनी में, कंपनीज एक्ट में 440 करोड़। ठीक है, चार क्या था बताना? चार था क्या? 4 करोड़ और 40 करोड़ वो। हाँ मैंने आपको बोला सबसे बड़ी क्या होती है, टर्नओवर ही होती है मोस्टली। नेट प्रॉफिट्स। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मतलब या अगर 2 या 3 या शेयर कैपिटल होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं या टर्नओवर होता है, सबसे बड़ी वाली अमाउंट किसको रिलेट कर देते हैं हम? टर्नओवर को कर टर्नओवर। देते हैं। हाँ, उसमें 4 और 40 में 40 तो टर्नओवर था कि इतने से कम होनी चाहिए, और 4 क्या था? नेट प्रॉफिट्स। हाँ, नेट पेड अप प्रॉफिट था। पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर 4 और 40। ठीक है, इसको भी यहाँ से भी रिलेट करो ना, ये देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बोला है, मतलब जो पैसा वो ला रहे हैं, एक तरह से इधर कैपिटल बोल सकते हैं ना, कैपिटल, और इधर भी टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर जो पैसे ला रहे हैं मतलब उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोल दो या कैपिटल बोल दो या सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोल दो। ठीक है जी, तो इधर क्या लिमिट थी आपको बताइए? ठीक है, 5 और 50, उधर 4 और 40 है, इधर एक एक ऐड कर दो, 5 और 50 करो। और वहां पे भी था कि पहले कोई और लिमिट थी कम, फिर रूल्स ने एक मैक्सिमम लिमिट और डिफाइन कर दी। ऐसे इधर दिया हुआ है 25 लाख से लेके वो कहते 5 करोड़ तक सरकार के पास पावर है क्या करने की? इंक्रीज करने की। ठीक है, सेम 40 लाख तक है बता रखा यहाँ पर इस सेक्शन में। और यहाँ पे भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन है जैसे कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, और 50 करोड़ तक सरकार खींच सकती है इसकी लिमिट। ठीक है, तो 5 और 50 करोड़ ये हो गया। ये किया था हमने। देन हमने क्या किया था, ट्रिब्यूनल का मतलब जैसे कंपनीज एक्ट में कोर्ट कचहरी, है ना, या ट्रिब्यूनल बोल देते या एनसीएलटी बोल देते, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की थी, ये दो भी इंपॉर्टेंट थी हमारी, क्या आती है इसमें? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कहते हैं ये एलएलपी के ऊपर, बेशक हमने कहा ये मिश्रण है कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है, पर कहते पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता इसके ऊपर। एलएलपी अपना, इसके मम्मी पापा कौन? एलएलपी एक्ट, जैसे सब कंपनीज के मम्मी पापा कौन थे? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की इसमें कुछ टर्म्स मेंशन्ड है, इसका क्या मतलब है? क्या? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। हाँ, कहते कुछ टर्म्स का मतलब अगर एलईपी में नहीं दे रखा तो हम किसके पास जाएंगे? कंपनीज एक्ट में देख लो। अब जैसे यहाँ पे ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, कहते कंपनीज एक्ट में देख लो, जो दे मतलब दिया और वो वही है यहीं पर भी। ठीक है, तो पर कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा, कंपनीज एक्ट की कुछ टर्म्स मेंशन्ड है जो इधर नहीं है, उसका मतलब उधर दे, समझने के लिए अच्छे से। ये किया था, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स देख ही दिए थे सारे। ठीक है जी,
कोई बात नहीं, नोट्स हम बनाएंगे कलरफुल। अब थोड़ा सा हम अपने मॉड्यूल को भी सजाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, और फिर नोट्स भी कलरफुल से बनाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स वाला हमने देख ही लिया था। ठीक है, कि पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना मिनिमम होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। पर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है सिर्फ, याद है कौन हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? एन हाँ कम से इंडिविजुअल कम, एंड शुड। हाँ हाँ, स्टेटस पूछी थी, इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये वाले लोग नहीं बन पाएंगे पार्टनर। सिमिलर है, ये हम पढ़ते होते हैं कंपनीज एक्ट में भी। ठीक है, ये बेसिक वाले में है। मेरे का फाउंडेशन जिनने के वो उन्होंने किया होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये जरूर आ जाते हैं ये वाले पॉइंट्स हमारे। ठीक है, अब ये क्या है, कौन से लोग नहीं बन सकते पार्टनर एलएलपी के? भाई जिनका, जिनको क्या डिक्लेयर कर दिया, अनसाउंड माइंड कोर्ट ने, जिनका दिमागी हालत से जो लोग ठीक नहीं है। दूसरा फिर आपको बताया था कौन, 2 लोग जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट जिनका दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया, बैंक करप्ट हो गए लोग, है ना। फिर अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या था? ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसका क्या मतलब था? ही इज अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, बताओ जरा इसका क्या मतलब? और दूसरा भी यही लिखा है, ही हैज अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंड। दोनों में फर्क क्या है? मेरे को तो एक ही वर्ड नजर आ रहा है दोनों में, इंसॉल्वेंट। दोनों मतलब दोनों केसेस में लिखा है कि जिस बंदे का दिवाला निकला हुआ है, और पहले पॉइंट में जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इंसाउंड में, वो नहीं बन सकता पार्टनर। फर्क क्या था ये वाले दोनों पॉइंट्स में? हम अनडिस्चार्ज में उसने अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे ऑफ करी है अभी तक। बिल्कुल अनडिस्चार्ज, हम ये वर्ड कहाँ यूज करते हैं कि ही मस्ट हैव डिस्चार्ज हिज और लाइबिलिटी। डिस्चार्ज मतलब उसने पूरी पे ऑफ कर दी, पर यहाँ पे की नहीं है उसने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ अभी। ठीक है, तो जिसके ऊपर भाई सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है इतना, उसको कैसे बना ले पाए? फिर दूसरा, ये तीसरा कौन सा पॉइंट है? एजुकेटेड मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया है इंसॉल्वेंट, पर अभी तक उसकी वो जो कार्रवाई वगैरह अभी चल रही है, अभी कोर्ट ने फाइनल वो डिसीजन नहीं दिया है। ठीक है जी, तो ऊपर तो यहाँ पर उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बोल दिया, पर अभी यहाँ पर प्रॉपर उसका फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी उसकी कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है, अभी एप्लीकेशन वगैरह। तो अगर किसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, एप्लीकेशन पेंडिंग, हम क्यों चक्करों में पड़े, उसको क्यों पार्टनर बने? तो ये था। ठीक है, और कहते हैं और कौन से लोग बन सकते हैं पार्टनर? इंडिविजुअल, एलएलपी, फॉरेन कंपनीज। ठीक है, फॉरेन फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी। ठीक है, मतलब जो ऊपर हम पढ़ के आए थे ना बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, एक तरह से वो सारी यहाँ पर अप्लाई होगी। क्योंकि यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, ठीक है, और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा, जो एलएलपी की हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन समझना जरूरी था। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, सारी कंपनीज आ गई, फॉरेन कंपनी आ गई, एलएलपी इंडिया वाली, एलएलपी बाहर वाली। कौन सी नहीं आएगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, या जो सरकार तय करते वो नहीं। ठीक है, तो वही लिखा है ये वाले पार्टनर भी बन सकते हैं। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, और सेक्शन मुझे बताओ कंपनीज एक्ट का, ये सेम था उसका। हाँ ये वाला बताओ, कि इसमें 6 महीने वाली कंडीशन थी, कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए रिड्यूस। ठीक है, एक हरा रंग जरूर रखो न्यूमेरिक लिमिट्स को हाईलाइट करने के लिए। बोलो जी। हाँ, अगर रिड्यूस्ड बिलो 2 अगर हो गया। कौन सा सेक्शन था बताओ जरा ये? सेक्शन 3A। सेक्शन 3A में था कंपनीज एक्ट में, कि अगर मिनिमम इतने आपके पास मेंबर्स होने चाहिए, है ना, कंपनी में, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की बात करें। और अगर नहीं है, आप तब भी काम चला रहे हो, 6 महीने तक तो कुछ नहीं बोला जाएगा, उसके बाद भाई आ जाओ जी, कार्रवाई करें आपकी, पेनल्टी लगाए, केस चलाए आपके ऊपर। जो भी जिम्मेदारी होगी उस टाइम पे उन मेंबर्स की होगी, और उनको अपने पैसे जेब से भी भरने पड़ेंगे। यही यहाँ पे लिखा है, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए हर टाइम एलएलपी में। और अगर किसी भी टाइम पे एलएलपी काम कर रही है और नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए, 6 महीने तक तो कुछ नहीं बोला जाएगा। 6 महीने के बाद क्या होगा, जो पार्टनर्स को पता था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 2 की थी पर अब पूरी नहीं हो रही, तब भी काम का चल रहा है, 6 महीने बाद वही वाली पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी, अपनी जेब से भी भरपाई करनी पड़ेगी अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो 6 महीने के बाद उनकी जिम्मेदारी हो जाए। ये किया था हमने। ठीक है, अब फिर आ जाओ डेजिग्नेटेड पार्टनर पे। लास्ट हमने क्या किया था? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे हमने लास्ट किया था कि यहाँ पर भी कम से कम 2 होने चाहिए हमारे, कितने,
डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और इसमें से एक एटलीस्ट वन होना चाहिए क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे टैक्स की नहीं डेफिनेशन पूछ रही, इधर लॉ में क्या था, रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कितनी थी, 120 दिन रहना चाहिए पिछले साल कम से कम, 120 दिन रहना होना चाहिए स्टेड इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या पॉइंट किया था, कहते अगर सभी के सभी पार्टनर्स, देखो अब ना कंफ्यूज नहीं होना पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में। ठीक है, यहाँ बोला एलएलपी के अगर सभी पार्टनर्स के बॉडी कॉपरेट। ठीक है, और एक हमने किया था ये डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, देखो पार्टनर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों, पर ये सिर्फ इंडिविजुअल, ये फर्क है। अब देखो क्या लिखा है कि सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो कहते फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे चूज करें उसमें से, हम कहते अगर तो इंडिविजुअल है तो वो बन जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट खुद नहीं बन सकती डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनके कौन बन जाएंगे, उनके कौन बन सकते हैं, हाँ वो आगे उनके रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलेंगे उनके, या मतलब नॉमिनीज। नॉमिनी, नॉमिनीज। डेजिग्नेटेड पार्टनर कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में उसमें से कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हो सकते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल होएगा। पर वो कहते हैं अगर है ही सिर्फ क्या बॉडी कॉर्पोरेट है पार्टनर्स, तो डेजिग्नेटेड पार्ट कैसे बनाए, उनके नॉमिनीज को बना सकते हैं, ये बोला था हमने। ठीक है, उनके नॉमिनीज को बनाएंगे फिर, ये फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। देन फिर आगे देखो, अच्छा जैसे हमने वहां पे किया था ना कंपनीज एक्ट में, कि जन्म लेने के लिए उनको कुछ कंपनीज को बॉर्न होती है, जन्म होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने होते हैं, है ना, जैसे हमारा फॉर्म नंबर 32 था, 33 था, 34 था, ये सब चीजें की थी। तो ऐसे यहाँ पे ना एलएलपी, एलएलपी का जन्म हो रहा है। ठीक है, एलएलपी जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह भरेगी, यहाँ पे ना नाम दे दिया क्या, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये देखो ये नाम दे दिया इसका, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म वगैरह आप भर रहे हो, ठीक है, ये एलएलपी का जन्म लेने के लिए, है ना, आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हो एमसी की वेबसाइट पे, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, कहते हैं अगर उसमें जो स्पेसिफाई कर रखे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, तो वो बन जाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, या अगर उसमें ऐसे लिखा है कि हर पार्टनर थोड़े थोड़े टाइम के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, तो वो कर लेंगे हम, ये किया था हमने। ठीक है, और कहते हैं कि एलएलपी अग्रीमेंट भी होता है पार्टनर्स के बीच में, फर्म यहाँ पर एलएलपी इनके बीच में, तो एलएलपी अग्रीमेंट में अगर कुछ मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो भी लगता है साथ में अटैच होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आप भरते हो ना एलएलपी का जन्म लेने के टाइम पे, एलएलपी अग्रीमेंट भी साथ में लगता है। ठीक है, उसमें भी जो चीजें दे रखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और हमने क्या किया था इधर, हाँ देखो प्रायर कंसेंट, अगर आप किसी बंदे को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो, उसकी सहमति लेना पहले जरूरी है, प्रायर कंसेंट। ठीक है, जैसे हमने वहां किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में, है ना, ओपीसी के केस में नॉमिनी बन रहा है कोई, है ना, तो वो कंसेंट लेंगे। और फिर हमारे को कितनी देर के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास वो भेज देना फॉर्म भर के, 30 डेज, सिंपल 30 डेज ही होता है ज्यादातर, मेजोरिटी आरओसी के बाद 30 दिन। ठीक है, या 60 दिन हो गए, 120 दिन होगा, 30 का टेबल एक तरह से कह लो, मैक्सिमम 30 डेज है। ठीक है, आरओसी को भी हमने भर के देना है, ठीक है, कि ये बंदे ने हमारे को कंसेंट दे दिया और हमने इसको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर जब उसको रख लिया। और कोई कंडीशन अगर करनी है, रिक्वायर्ड है, बोला है कानून ने, सरकार ने, तो वो भी हमारे को फिर करनी होगी पूरी। और यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को क्या लेना पड़ेगा सरकार से, डी पिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, डी पिन लेना होगा सरकार से, वही फॉर्म भर के फिर उनको वो एलोकेट हो जाएगा ना। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक किया था ना, यहीं तक किया था ना, चलो जी फिर यहाँ तक किया था, फिर अब आगे चलते हैं। हाँ नहीं, नेक्स्ट भी कर लिया था हमने, आओ जरा एक बार देख, लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब बताओ यार, कि इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। भाई वही जो आपको बताया, एमसी की वेबसाइट पे कुछ अगर फॉर्म भरना, कुछ कंप्लाइंस करना लॉ की, कुछ पेनल्टी लगी है एलएलपी के ऊपर, वो उसका भुगतान करना, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, एलएलपी की। देखो कंप्लाइंस ऑफ एक्ट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, रिपोर्ट, या लाइबल टू और पेनल्टीज हो गए, ये होगी चीज। ठीक है जी, और आगे चलते हैं, चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर किसी भी दौरान क्या हो गया,
डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया, कोई भी रीजन था, वैकेंसी आ गई, तो हमारे को 30 दिन के अंदर अंदर वो वैकेंसी फिल करनी है, सीट भरनी है उसकी। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर अगर बोला कि हमारे पास एक भी नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर, देखो हमने कहा था ना कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर किसी टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई है ही नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो हम क्या मानेंगे, कहते जो पार्टनर है ना सभी, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी उनको मान, ये बोला हो। ठीक है जी। ये बिल्कुल स्टोरी की तरह लिया करो लॉ को। फिर हमने क्या किया था इधर, पनिशमेंट। जो ऊपर जितने भी सेक्शन हमने पढ़ लिए थे उसकी पनिशमेंट देखी थी। इसका ये देखो मैंने ना इधर चार्ट सा बना दिया, ये आगे नोट्स में भी आपको लिखो। ठीक है, पनिशमेंट सेक्शन 10 में दे रखी है। कहते सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 अगर कंप्लाई नहीं किया, दिख रहा है, नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा करूँ और रुको। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है। हाँ जी, कहते हैं अगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 अगर कंप्लाई ना किया तो ये पनिशमेंट होगी। अब उसमें था क्या? ठीक है, तो वो भी मैंने इधर लिख दिया। डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर 2 से कम हो जाए, 2 नहीं है, ठीक है, और या उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो पेनल्टी लगेगी। किसको लगेगी, कहाँ तक सीमित रहेगी वो देखो। तो कहते हर, यहाँ पर एलएलपी जो मेन है हमारी एलएलपी, और उसके हर पार्टनर के ऊपर, ठीक है, एलएलपी और हर पार्टनर के ऊपर 10-10 हजार की पेनल्टी लगेगी इधर। ठीक है जी। और अगर ये गड़बड़ चलती रही, आपने वो पॉइंट ही नहीं किए कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और ना उनमें से कोई एक रेजिडेंट ऑफ, तो कंटिन्यूइंग फेलियर जैसे कंपनीज एक्ट में करते थे, कंटिन्यूइंग फेलियर या डिफॉल्ट, तो आपको पर डे की भी आपको पेनल्टी लगेगी। तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी रहेगी, एलएलपी के केस में 1 लाख, पार्टनर के केस में 50 हजार। ये था। अब आगे देखो सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 अगर कंप्लाई ना किया, अब ये कौन सा आ गया। कहते अगर आपने वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमने रखना था, उसकी पहले क्या लेनी होती है, कंसेंट, फिर उसको पॉइंट कर लेते हैं और उसके पॉइंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को आरओसी को फिल करना होता है फॉर्म भर के। तो आपने ये फिल ही नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर, तो अब यहाँ पे एलएलपी और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 5 हजार रुपए। ठीक है, पहले से आधा हो गया। ठीक है। और नीचे देखो कंटिन्यूइंग फेलियर का 100 रुपए पर डे जुर्माना भरना पड़ेगा, और ये भी कितना मैक्सिमम, ये भी आधा हो गया इधर का, 1 लाख का 50 हजार हो गया। ठीक है, और पार्टनर की जगह आप डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगा इसका आधा 25। ठीक है। अब आगे देखो, अब तीसरा पार्ट क्या था, सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 नहीं फॉलो किया और सेक्शन 9 नहीं किया। अब ये क्या थी चीजें, सब सेक्शन 5 में बोला था कि अगर कोई और एलिजिबिलिटी या कंडीशन या सेटिस्फेक्शन के लिए सरकार के लिए कुछ और फॉलो करनी पड़ी आपको कंडीशन, पर आपने वो फुलफिल नहीं की कंडीशन जो लगी है डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में, तो पेनल्टी लगेगी। या दूसरा, आपने अगर कोई वैकेंसी अराइज होगी, ठीक है, तो आपको कितने दिन के अंदर वैकेंसी फिल करनी होती है, 30 दिन के अंदर। तो पर आपने अपॉइंट ही नहीं किया कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, ये सेक्शन 9 में था, तो यहाँ पर भी आपको 10 हजार की पेनल्टी लग जाएगी एलएलपी और हर पार्टनर को। ठीक है, कंटिन्यूइंग फेलियर के वही 100 रुपए पर डे। ठीक है, और कितना, ये पहले वाले की तरह, ये सेम है पेनल्टी पहले वाले की और इधर। ठीक है, तो इधर मैं लिख भी देती हूँ, इधर सेम है पेनल्टी और इधर भी सेम, और इधर हाफ है, सिंपल है। ठीक है, इधर ऐसे सीधा मॉड्यूल से पढ़ना बड़ी खिचड़ी सी लगी थी, इसलिए मैंने ऐसे टेबल बना दी और ये आपको नोट्स में भी लिखा हूँ कॉपी। ठीक है जी। हाँ जी, समझ आया, मनदीप, जसदीप, ईशा, यस। यस मैम। आर्यन? यस मैम। ठीक, चलो चलो। यस मैम। ठीक है, अब आगे आओ, अब सारा हमारा ना उससे रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट का इनकॉर्पोरेशन। देखो जरा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, ये नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, बहुत स्कोरिंग भी है, छोटा सा है, सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अब क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है इसका, किसका, एलएलपी का जन्म हो रहा है, जन्म लेना है अब इसमें, बॉर्न होना है। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर इसको लॉ की टर्म से बोलूं, एलएलपी ने क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, कहाँ पे करते हैं रजिस्टर, हाँ, आरओसी के पास एक्ट के भेजने होते अंदर। फॉर्म्स, हाँ, एमसीए की वेबसाइट पे, एमसीए की वेबसाइट पे सारे। ठीक है जी, और अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने खोल के भी रखे हुए थे, देखो फॉर्म्स, आपको जैसे मैंने कंपनीज एक्ट के टाइम पे दिखाए थे ना फॉर्म्स, ऐसे ही यहाँ पे देखो,
एमसीए सर्विसेज में जाके सारे फॉर्म्स पड़े होते हैं, ऊपर टैब होता है ना हमारा। ठीक है, नहीं तो सीधा गूगल पे लिखो, तो यहाँ पर एलएलपी फॉर्म्स वो भी आ जाएगा, नहीं तो ये एमसीए की वेबसाइट mca.gov.in के ऊपर जाके ये देखो, ई फाइलिंग में एलएलपी फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको कंपनी के दिखाए थे। तो ये सारे फॉर्म्स आ गए, अपना नाम रिजर्व करना, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये देखो, ये वर्ड बड़ा यूज होएगा यहाँ पे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स जानी है ना, जिस फॉर्म में जाने, तो ये हो गया। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे डिटेल जानी है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, कंसेंट जानी है, ठीक है। फिर जो भी है, ये सारे यहाँ पर कुछ फॉर्म्स के नेम दे रखे हैं, सारे किससे रिलेटेड है, ये एलएलपी से रिलेटेड, ये सारे एलएलपी से रिलेटेड है हमारे फॉर्म्स। फिर ये कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड है, ये आ गया हमारा। आओ जरा वापस आओ। ठीक है, पर ना यहाँ पर इतना अभी जैसे एलएलपी अभी नया आया है यहाँ पर नए सिलेबस में, है ना। कंपनीज एक्ट तो चलो था पहले से, तो कंपनीज एक्ट में तो हर चीज का वहां पे फॉर्म नंबर भी मेंशन था, सब कुछ था। अभी यहाँ पे हर चीज का नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ फॉर्म नंबर। ठीक है, वैसे तो चलो अच्छी बात है, उतना ही कम हमारे को याद रखना पड़ेगा। पर क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है ना, तो आगे आगे वो एड ऑन होती जाएंगी चीजें। ठीक है, जो कमी लगेगी जैसे कहीं पे, है ना, तो वो अपने वो ऐड करते जाते हैं फिर। चलो आओ जरा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 में अब इसका जन्म हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे को बताओ। कंपनीज एक्ट से रिलेट करते हैं, वो दो मेन जन्म पत्रियां क्या थी बताना, एमओए और एओए, ये दो मेन जन्म पत्रियां थी कंपनीज एक्ट के केस में। एमओए में बताओ एक क्या था मेन चीज उसमें, मतलब एक तो होता है कि उसमें नाम पता एड्रेस वो सब, ऑब्जेक्ट क्या वो सब, और एक पेज पे क्या था मेन बताओ उसमें, एक क्या था, और एक मेन पे एक और पेज पे सिर्फ क्या मेंशन होता था वहां पे, बताओ जरा, बोलो जी बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो फटाफट बोलो। मैम सब्सक्राइबर्स की डिटेल। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अम्म, हाँ जी, ईशा सेक्शंस वगैरह तो बिल्कुल याद रखेंगे, उसकी मैं बनाऊंगी एक समरी स्ट्रक्चर से बने बनाएंगे अभी हम, सीक्वेंस वाइज सारा। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, वही है, मतलब अगर जितना ज्यादा याद रख लोगे सेक्शन, एटलीस्ट चाहे अगर सब सेक्शन क्लॉज वो सब क्लॉज वो नहीं रख पा रहे, एटलीस्ट हम सेक्शन नंबर तो याद रखें, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है जो पेपर चेक कर रहा होता है। ठीक है जी, हाँ, तो मनदीप ने बिल्कुल ठीक बताया। एक पेज पे क्या होता था, आपको दिखाया भी था, एक कॉपी मैंने डाउनलोड करके, है ना, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम का एक वो था, उसमें क्या होता था, नेम एंड एड्रेस ऑक्यूपेशन किसका, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, है ना, या अग्री किया कि इतने शेयर हम खरीदें, उनका नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन, और कितने नंबर ऑफ शेयर उन्होंने अग्री किया खरीदेंगे, 1 शेयर, कम से कम कितने शेयर वो सब्सक्राइब करें, वन, एटलीस्ट 1 शेयर, ये हमने पढ़ा था उसमें, कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करें। और इधर कौन सा था, 3 कॉलम थे ना, और इधर क्या था, याद है। एड्रेस। वो तो इधर ही हो गया, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन साइन सब कुछ, यहाँ पे होगा कितने शेयर सब्सक्राइब करें। फेस वैल्यू। केस वैल्यू नेम, किसके सामने साइन करेंगे। विटनेस एक था हाँ मतलब। हाँ, एक विटनेस का था हमारा, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन सिग्नेचर्स ऑफ विटनेस, की कम से कम एक विटनेस को जिनके सामने सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम साइन कर। ठीक है, ये किया था हमने। ठीक है जी, तो बस थोड़ा सा इसको इसी से रिलेट करना था मुझे। ठीक है, एमओए से, कि वहां पर भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हो। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का ऐसा नाम नहीं दिया, जैसे वहां पे तो दो जन्म पत्रियां थी, एमओए एओए, यहाँ पर बस नाम दियो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि जन्म लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें कौन से लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए, कहते कम से कम 2 लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए, जो लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस कर रहे हैं, ये नहीं कि मर्डर करने का सुपारी देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लॉफुल बिजनेस के लिए शुरू की हो एलएलपी। ठीक है, और एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी कंपनी जो हम कर रहे थे। और उन्होंने क्या, सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट,
जैसे वहां पे एमओए होता था सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, यहाँ होएगा सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे नाम चेंज है, मतलब सेम है। ठीक है, कनेक्ट करो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से। अच्छा हुआ ना हमने पहले वो चैप्टर करा फिर इसको शुरू किया, रिलेट कर पाएंगे अब सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम दो लोग होने चाहिए मेंशन वहां पे जो सब्सक्राइब करेंगे, जो अपना नाम लिखेंगे उधर। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट पे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो इधर लिमिट है कम से कम दो लोगों की। ठीक है जी, और देखो कहते हैं ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, कहते हैं ये किस फॉर्म में होगा, कौन से मैनर में करना होगा, कौन कितनी फीस देनी होगी, कहते वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? कहते रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। और कौन सी स्टेट? ये हमारी पेट लाइन थी वहां पे कंपनीज एक्ट की, इन द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। है ना, यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस किसका? एलएलपी का। ठीक है, और कहते हैं ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये जो जन्म लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं आरओसी के पास, पहले ये दफ्तर में जाके होता था। ठीक है, ये दफ्तर में जाके होता था, अब क्या हो गया? डिजिटल इंडिया। अब एमसी की वेबसाइट पे सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। ठीक है, और ये अब क्या हो गया? नाउ प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली बाय रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर 2 अक्टूबर 2008। 2 अक्टूबर 2018 से ये ऑनलाइन डिजिटली होने लग गया सबमिट, पहले जाके दफ्तर में फिजिकली देना। ठीक है जी, चलो जी, अब आगे क्या करना है? ठीक है, आगे क्या करना है? एक स्टेटमेंट फाइल करना है, एक स्टेटमेंट फाइल करनी है, एक तरह से ना कि डिक्लेरेशन की तरह होगी। इनकॉर्पोरेशन में याद करो हम एक डिक्लेरेशन भरते थे, है ना, किसके द्वारा साइन की होगी? कुछ प्रोफेशनल्स के नाम लिख के, याद है प्रोफेशनल्स। आपको? हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ, कुछ प्रोफेशनल्स उसमें साइन कर रहे थे, और फिर हमने कहा था कुछ अपने ही लोग उसमें कर रहे थे, है ना, कुछ या प्रोफेशनल थे या कुछ अपने लोग थे, है ना। यहाँ पर भी देखो एक स्टेटमेंट भर के देनी है। ठीक है, अच्छा वो डिक्लेरेशन किस चीज की दे रहे थे ये बताओ वहां पर? हाँ, इनकॉर्पोरेशन में भी क्यों दे रहे थे ये स्टेटमेंट, किस चीज से रिलेटेड की? मैम फ्रॉड वगैरह नहीं है कोई, और सारे रूल्स वगैरह कंप्लाई करे हाँ उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, कि सारी जो कंपनीज है, मतलब कंपनीज एक्ट नहीं, अब यहाँ भी एलएलपी एक्ट हो गया, जो भी कानून ने बोला है, जो भी लॉ ने बोला है, किससे रिलेटेड प्रोविजन? इनकॉर्पोरेट से रिलेटेड चीजें हमने सब प्रोविजन फुलफिल किए, फॉलो किए। ठीक है, तो मेड बाय इधर एन एडवोकेट। ठीक है, या वो यहाँ पर वही वाले प्रोफेशनल्स हैं जो हर जगह आते हैं, सीएस, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट। ठीक है जी, जो एंगेज है कब? वो एलएलपी बनाने के टाइम पे जो थे, इन्वॉल्व थे। अच्छा, जैसे आपने अपनी कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है, हमारे से खुद से नहीं हो रहा, तो हम ना कुछ प्रोफेशनल्स को बोल देते हैं। जैसे आप अपनी सीए फर्म्स में जाओगे, आपके सर के पास कुछ कंपनीज के भी क्लाइंट होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ एलएलपी के भी हों या कुछ हो। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन के टाइम पे हमारी मदद कर रहे थे, उन्हीं से बनवा लो ये स्टेटमेंट। ठीक है जी, और साथ में ये अपने लोग कौन से, जिन्होंने नाम वहां पे मेंशन के सब्सक्राइब किए वहां पे अपना नेम, जैसे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे, यहाँ पे सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, एनी वन हो जाएगा जी। ठीक है, न्यूमेरिक लिमिट्स में हम हरा रंग रखेंगे, कीवर्ड्स का येलो कलर रखेंगे। ठीक है जी, तो जो बच्चे आज वाला सेशन लगा रहे हैं, तो ये वाले टॉपिक तक हमने कर लिया था, मतलब कौन से वाले टॉपिक तक? यहाँ तक कर लिया था पहले सेशन। ठीक है जी, तो आज हमने यहाँ से किया है, तो स्टेटमेंट भी रिलेट करो, इन कॉपरेशन वाले चैप्टर से रिलेट करो, बहुत इजी होने वाला है वाला चैप्टर, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वही वाले थे प्रोफेशनल्स, ये प्रोफेशनल्स थे, और ये वही अपने, ये अपने लोग थे, जो उधर भी मैंने आपको लिखाया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स भी बनाएंगे, और साथ में कोई भी एक कहते हैं जिन्होंने अपना नाम मेंशन किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो एक मेंशन हो बंदा वहां पे। तो वो क्या डिक्लेरेशन कर रही है कि भाई हमने सारी कानून की प्रोविजंस फुलफिल की हैं, किससे रिलेटेड? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये था यहाँ पर। ठीक है जी, और अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ये कैसे होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को बता रहे थे। कहते हैं फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। ठीक है, उसमें क्या नहीं मेंशन, उसमें जैसे एमओए में, अब इसको रिलेट करो एमओए के साथ, क्या क्या चीजें थी उसमें? नाम, पता, लिमिटेड है, लिमिटेड या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें।
अब यहाँ पे भी देख लो वही है। और एक हमने क्या किया था कि वहां पर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम में के सब्सक्राइबर्स की क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, अब उससे मिलता जुलता है यहाँ। हाँ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जन्म, जन्म वाला डॉक्यूमेंट है ना, कौन से फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब होगा, उसमें नाम होगा एलएलपी का, क्या काम करने लगे हैं, है ना, उसके बारे में होगा। जैसे उधर ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज एमओएम, इधर प्रपोज बिजनेस बोल दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, एंड सभी पार्टनर्स का नाम पता, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन जो जन्म के टाइम पे पार्टनर्स बनेंगे हमारे एलएलपी के, उनका नाम और पता बता दो, ठीक है जी। और जो जन्म के टाइम पे कौन रहेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये पार्टनर्स हो गए, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनका भी नाम और पता बता दो। सिंपल, बहुत सिंपल है सच में। आफ्टर डूइंग कंप्लीट है, ये तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारा। अगर बाय चांस नहीं भी किया कुछ बच्चों ने या नहीं यार, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे देखो, कहते वो जो ऊपर हम स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है, ठीक है, और आपको पता है वो झूठी है, ठीक है, एंड उसके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या है, पेनल्टी फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन, तो आपको जेल भी हो सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट 2 साल की इधर, ठीक है जी, इम्प्रिजनमेंट 2 इयर्स, एंड इधर फाइन। ये एंड है, देखो एंड बड़ा जरूरी होता है, एंड है या और है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। 2 इयर्स और जुर्माना भरना पड़ेगा, विच है नॉट बी लेस देन 10,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, समझ आया। एक तो स्टेटमेंट फाइल करेंगे जिसमें कौन कौन लोग होंगे, बाहर वाले मतलब प्रोफेशनल्स, और अपने लोग मतलब सब्सक्राइबर्स, ठीक है जी, बाहर वाले और अपने लोग, ऐसे याद रख। ठीक है, आओ जरा अब आगे चले। ये तो था ऊपर हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से लेके, ठीक है, अब रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट चला गया, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जैसे उधर हम करते थे सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिमिलर है अब यहाँ पर भी, ठीक है जी। अब इधर क्या आ गया हमारा, सेक्शन 12, ठीक है जी, ये देखो, और इधर कौन सा था हमारा, सेक्शन 11। इसको पता है किससे रिलेट कर सकते हो इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है, इधर क्या हो गया हमारा, जो बेसिक एलिजिबिलिटी वाला था, सेक्शन कौन सा था, हे सेक्शन भगवान, 3 हाँ, और उसके फॉर्मेशन ऑफ बाद द। एक्चुअल में फॉर्मेशन वाला कौन सा था फिर, 7। हाँ, वैसे ही चल रहा है, बहुत सिंपल है, अगर आमने सामने आपने रख के भी करना हो बहुत सिंपल है सच में। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रार, ठीक है, अब क्या करेगा, रजिस्ट्रार के पास वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ गए, वो जन्म वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए एलएलपी के जन्म से रिलेटेड, ठीक है जी। और कहते अगर बाय चांस उसमें ऐसा हुआ, ठीक है, अनलेस रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज ए ऑफ दैट सेक्शन नॉट बीन कंप्लाइड। अब क्लॉज ए देखो इधर कौन सा था, इधर हमारा ये वाला, कहते अगर इन कॉपरेशन डॉक्यूमेंट जन्म वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर ये लोगों का नाम मेंशन नहीं है, जो हमने कहा था कम से कम 2 लोगों का नाम मेंशन है, ठीक है, कहते कोई बात नहीं, उसको होल्ड पे रखो, पर डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास सारा, ठीक है, डॉक्यूमेंट आ गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ गया, जिसमें एक स्टेटमेंट जो फाइल करनी थी बाहर वाले लोगों ने और अपने लोगों ने, वो भी आ गया। बस एक वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या नहीं है, कम से कम वो हमने कहा था कि 2 लोगों के नाम, मतलब सब्सक्राइबर्स, कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स वहां होने चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं वो भी कोई बात नहीं, वो देखते हैं, आगे देखते हैं उसके बारे में। रजिस्ट्रार के पास अब सारे डॉक्यूमेंट आ गए, 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रार को, 14 दिन के अंदर अंदर क्या कर देगा, रजिस्टर कर लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है, जिस किस नाम से, जो नाम उन्होंने प्रपोज किया था, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, और कहते हैं कि रजिस्ट्रार जो स्टेटमेंट जो ऊपर की थी ना, स्टेटमेंट जो बाहर वाले और जो अपने लोगों ने वहां पे साइन करके देनी है कि सब हमने चीजें सब सही की है, तो कहते हैं वो एक सफिशिएंट एविडेंस हो जाएगा हमारा, किस चीज से रिलेटेड, ठीक है, कहते कि अगर वो जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमने कहा था ना कि कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, कहते अगर रिक्वायरमेंट ये फुलफिल नहीं भी हो रही, कहते हम तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस केस में वो जो स्टेटमेंट फाइल की है बाहर वाले लोगों ने, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर साइन क्यों है, कहते उसको हम फिर वैलिड मान लेंगे और ऐसे ज्यूम कर लेंगे कि आपने
सारी प्रोविजन कंप्लाई। समझ आया ये वाला पॉइंट? बताओ जरा बच्चों। इधर मनदीप, हिमानी, जसदेव, ईशा, हरप्रीत, निशा, बोलो जी बोलो। हाँ जी हाँ जी। यस मैम। समझ आया इधर सबको ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है जी ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सर्टिफिकेट जो होगा रजिस्ट्रार इशू करेगा और अपने साइन कर देगा, और जो ऑथेंटिकेट करेगा अपनी ठप्पा मार के, स्टैंप मार। ठीक है। और सर्टिफिकेट क्या होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सब प्रोविजन उन्होंने कंप्लाई किए। ठीक है, सिंपल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने किया था कंपनीज एक्ट में। अब आगे देखो जरा। अब आगे क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, क्या था हमने इनकॉर्पोरेशन में किया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, वो ऐसा ऑफिस जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेशन, नोटिसेस, है ना, जहाँ पे हम भेज सकें, वो यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे हम कम्युनिकेशन, नोटिसेस सब इस एड्रेस पे भेज पाए और वो रिसीव कर। ठीक है जी। और कैसे भेज सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और पोस्ट के कौन से मोड कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जैसे नॉर्मल हमने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया, या रजिस्टर्ड पोस्ट, या कहते हैं और कोई भी मैनर जो स्पेसिफाइड हो। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, इनकॉर्पोरेशन में कौन सा सेक्शन था मोड वाला? सेक्शन 20। सेक्शन 20। हाँ, सारे बोल दो इधर नंबर है। ठीक है, सेक्शन 20 था हमारा। सेक्शन 20 नहीं बोलना, बहुत जगह पे मेंशन है मोड्स, लिखा होता है एज पर सेक्शन 20। ठीक है, सेक्शन 20 यहाँ। ठीक है। और कहते कि आगे थर्ड पॉइंट में देखो, कहते अगर कोई भी चेंज हुआ, आपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, एड्रेस चेंज कर लिया, कुछ भी, तो वो भी चेंज बताओ कहाँ पे, रजिस्ट्रार को बताओ, फाइल करो नोटिस। ठीक है, रजिस्ट्रार को वो सारी चेंजेस बतानी है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर ले। आगे कुछ डॉक्यूमेंट भेजना उस एड्रेस पे भेजे ना फिर। ठीक है, अगर ये प्रोविजन रजिस्टर्ड ऑफिस वाली आपने कंप्लाई नहीं की, तो एलएलपी और हर पार्टनर को पेनल्टी लगेगी, कितने की, 500 रुपए पर डे की, और मैक्सिमम 50,000 तक। ठीक है जी, ये किया हमने। आओ जरा आगे चले फिर हम। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी सिंपल है हमारा। ठीक है, सिंपल है हमारा। ये कौन से सेक्शन की तरह बताओगे? सेक्शन 9। क्या बात है, किसकी थी आवाज? किसकी थी? है, ईशा ईशा। की थी, है ना? ईशा मैम। वेरी गुड वेरी गुड। सेक्शन 9। ठीक है, याद करो ना, 3 था, 3A था, फिर हमारा 7 था, फिर हमने किया। ठीक है, फिर आगे हमारे कौन से थे सेक्शंस? फिर 9 पे हमने किया था वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन किया था, वो 10 में फिर वो कमेंसमेंट वाला 10 ने वो सारी चीजें हमारी याद। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14। ठीक है, अब ये क्या हक आ जाएगा, वो सारी कंपनी जो कर सकती है काम, अभी इधर वो एलएलपी इसके ऊपर केस हो भी सकते हैं, कर भी सकती है। ये प्रॉपर्टी अपनी खरीदना, अपने नाम पे रखना, होल्ड करके रखना, ठीक है, या आगे बेचना, चाहे मूवेबल है, इमूवेबल है, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है, वो भी कर सकती है। और अपने नाम की कॉमन सील भी बनवा सकती है अगर उसने रखी है, पर मैंडेटरी नहीं। ठीक है, और वो सारे एक्ट कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है। ठीक है, सिंपल चल रहा है ना हमारा? ठीक है, तो एक तरह से आपकी रिवीजन ही हो रही है वो इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर। ठीक है जी, अब नेम पे आओ। जैसे हमने किया था, प्राइवेट कंपनी क्या आती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक क्या आती है, पब्लिक, है ना, यहाँ पर लिमिटेड सच, है ना, लिमिटेड, और वहां पे प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के आगे ओपीसी, ये किया था ना। ऐसे एलएलपी के नाम के आगे, एलएलपी जो नेम है कंपनी, उसके आगे पूरे वर्ड्स में, ऐसे हमने कहा था, ये चाहे पूरे वर्ड्स में हो, चाहे 1% कंपनी, या अब्रीविएशन, अब्रीविएशन बोल दो, या एक्रोनिम भी बोल देते हैं, है ना, एलएलपी पूरा या एलएलपी शॉर्ट में लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये नाम कैसा होना चाहिए, सरकार की नजरों में ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, कि आप रख ही नहीं सकते ये वाला नाम। और ये हमने देखा था, इतनी बड़ी लिस्ट देखी थी वहां पर, अनडिजायरेबल किसको बोलते हैं। ठीक है, और सरकार की नजरों में ना ये डिट्टो सेम होना चाहिए, और ना ही मिलता जुलता होना चाहिए किससे, ऑलरेडी अगर किसी कंपनी का नाम है, या किसी एलएलपी का नाम है, या किसी ने उसकी ट्रेडमार्क करा रखी। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम से डिट्टो कॉपी या सिमिलर हो नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सिंपल, ये भी सेम था जो हमने किया था वहां पर। आओ जरा आगे, रेजर्वेशन ऑफ नेम पे। ठीक है, रेजर्वेशन ऑफ नेम पे।
हमने भी वहां पे किया था ना, रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना नेम। क्या था वहां पे फॉर्म? बोलो जी बोलो। मैम इनकॉर्पोरेशन के टाइम की वही था, स्पाइस फॉर्म। और हाँ अगर हाँ एग्जिस्टिंग कंपनी तो रन फॉर्म। हाँ हाँ, फॉर्म नंबर 32 में ही था ना, मैंने कहा था वो रिजर्व भी कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएंगे, डीम भी एलोकेट हो जाएगा, नहीं तो अगर एग्जिस्टिंग अपने उनको वो रन फॉर्म से कर सकते हैं, ये किया। और यहाँ पे भी है, देखो कुछ फॉर्म्स देखेंगे आगे। रिजर्व कर सकती है यहाँ पे भी कंपनी ने, अगर नाम रखना है ना रिजर्व करके रख सकते हैं रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देके, है ना। अगर उसको अपना कोई नाम रखना है, नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी, या अगर एग्जिस्टिंग है उसको नया नाम रखना है तो वो भी रिजर्व करवा सकती है। मतलब ये न्यू कंपनी हो गया, न्यू एलएलपी सच, और इधर एग्जिस्टिंग एलएलपी। तो रजिस्ट्रार को अगर लगा, इफ ही सेटिस्फाइड कि भाई ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ना ये डिट्टो कॉपी है, सेम ना मिलता जुलता है, तो वो रिजर्व कर देगा नाम। कितनी देर के लिए? 3 महीने के लिए, फ्रॉम डेट ऑफ इंटीमेशन बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, तो 3 महीने के लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। ठीक है जी, रिजर्व हो जाएगा। मेरे को वहां पे बता सकते हो कितने डेज थे? वहां पे डेज थे, वो मैंने हिंट पहले ही दे दिया, डेज थे वहां पे। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज थे और न्यू कंपनी के लिए 20 डेज थे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल, है ना। ये बाकी बच्चों को क्यों नहीं याद है? अभी किया हमने इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर, रिवाइज भी कराया था, 2 दिन रिवीजन पे लगाए थे उस पे, है ना। कोई ना, उस पे जो वीकनेसेस लग रही है ना उस पे टाइम देंगे फिर हम। ठीक है, कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर करने हैं हमने बाय हार्ट। ठीक है जी, चलो जी, वेरी गुड ईशा। ठीक है जी, 20 डेज और हमारा 60 डेज के लिए, 20 डेज वहां पे नई कंपनी के केस में और ओल्ड के केस में 60 डेज। आओ जरा आगे देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ठीक है जी, अगर एलएलपी ने अपना नाम रजिस्टर करवाया, ठीक है, नई कंपनी ने नया नाम रखा है अपना, ठीक है, और अगर वो क्या है, डिट्टो कॉपी है किसी और नाम की, या मिलता जुलता है जो ऑलरेडी एलएलपी है बनी या कंपनी है एग्जिस्टिंग, ठीक है, या किससे मिलता जुलता है, अगर किसी ने अपना ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वो वहां पे भी किया था कंपनी एक्ट में, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के अंदर हमने रजिस्टर करवा लिया अपना नाम, जैसे सीएच का सर ने रजिस्टर करवा रखे, ट्रेडमार्क ले रखा है। ठीक है, अब हमारा नेम और ये लोगो, ये टैगलाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये चीज है। और अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर क्या लगा इधर, बोलो जी, सरकार को लगा कि भाई मिलता जुलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार कहेगी आपको कि 3 महीने के अंदर अंदर, है ना, जब उसने आपको बोला डायरेक्शन दी चेंज करने की, तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अब ये सरकार खुद भी कर सकती है, देखो वही है सेक्शन हमारा जो हमने इनकॉर्पोरेशन वाले में किया था। ठीक है जी, चाहे सरकार खुद दे दे डायरेक्शन आपको, या किसी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या किसी और बंदे के एप्लीकेशन के कहने पे, है ना, एप्लीकेशन देने पे चाहिए अपनी डायरेक्शन निकाल दे, ऑर्डर दे दे, तो वही लिखा है एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको बदलना पड़ेगा। पर अगर एप्लीकेशन कोई दूसरा बंदा दे रहा है जिसका नाम कॉपी पेस्ट हुआ है, वो उसके पास कितनी देर का टाइम है रिक्वेस्ट करने का सरकार को? 3 साल। ये देखो, अगर वो पढ़ लिया ना इनकॉर्पोरेशन, ये तो देखो बस यहाँ पे हरे रंग वाला पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ये तो फॉर्मेलिटी है, बाकी सच में बहुत स्कोरिंग है और इजी चैप्टर है ये हमारा। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 डेज ऑन डेट ऑफ सच चेंज, ठीक है, गिव नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार। अब देखो आपने सरकार के कहने पे क्या कर दिया, नेम चेंज तो कर दिया। नेम चेंज करने के 15 दिन के अंदर किसको बताना होगा, आरओसी को, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में बदल देना, ताकि एमसी की वेबसाइट पे अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाए, क्योंकि दो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, किसी को देखना है तो सही दिखे। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना है कि नाम बदल दिया, चेंज कर दिया, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर की कॉपी, किसकी, सरकार ने जो ऑर्डर दिया था। कि आपने ऐसे ही नहीं नाम बदला, सरकार ने ऑर्डर दिया था तभी बदला। ठीक है, तो ये था। और फिर आरओसी को कितनी देर के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा विद चेंजेस? वही 30 दिन। आरओसी हमेशा 30 दिन से ही ऑलमोस्ट 80% हमारा रिलेट होता है 30। ठीक है, तो सरकार अगर आपको ऑर्डर दे रही है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर चेंज करना है, चेंज करने के 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना है।
ठीक है, आरओसी को फिर 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। ठीक है जी, समझ आ रहा है इधर मनदीप, ईशा और हर्षप्रीत, जसदेव, ईशा, हिमानी? यस यस मैम। मैम। चलो, हाँ जी, किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है, हाँ सर। और देखो ये वाला पॉइंट भी सेम है जो हमने वहां किया था कंपनी एक्ट। कहते कि अगर सरकार ने आपको बोला था चेंज करने को, आपने किया नहीं, चेंज नहीं किया, ठीक है, तो सरकार खुद ही आपका नाम चेंज कर देगी, आपको आपको अपना आपका नया नाम दे देगी, नामकरण कर देगी सरकार ही आपका, अगर आप करोगे। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना होगा, फिर रजिस्ट्रार भी अपने रजिस्टर में नया नाम लिख देगा पुराना काट के। अगर आप नहीं मानोगे सरकार की बात तो वो खुद ही जबरदस्ती आपके नाम कर देगी, और रजिस्ट्रार फिर अपने रजिस्टर में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेगा। पर कहते हैं, ये लास्ट लाइन देखो, पर कोई भी चीज, ये कोई भी ये जो ऊपर हमने चीज बोली है कि सरकार जबरदस्ती आपका नाम बदल देगी अगर आपने डायरेक्शन ना सुनी 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक, और आरओ भी चेंज कर लेगा। पर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में वो जो सरकार के द्वारा नाम रखा था कि आपके पास वो ताकत नहीं रहेगी चेंज करने की, वो है ताकत अभी भी आपके पास, वो आप चेंज कर सकते हो ना, रेक्टिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपना नाम, वो आपकी मर्जी है। वो आप जैसे पहले चल रहा था वो हक आपसे आपका नहीं छीना, पर तब उस दौरान के लिए आपने नहीं बदला तो वो सरकार को वो करना पड़ा। सरकार का अगर न दिया हुआ नाम आपको नहीं पसंद, आप बदल लो, वो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं हम, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे नाम अगर रिजर्व कर, जैसे वहां पे फॉर्म रन था ना, रन फॉर्म था, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है फॉर्म क्या, रन एलएलपी। ठीक है, और ये फॉर्म ना अगर हम जनरली एमसी की वेबसाइट पे जाकर देखें वो दिखेंगे नहीं। आपको पहले ना कुछ फॉर्म्स के लिए आपको लॉग इन आईडी मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा एमसी की वेबसाइट, तो कुछ फॉर्म्स आपको दिखते होते हैं वहां। तो रन फॉर्म था कंपनी का, रन एलएलपी है एलएलपी के केस। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम। फिर अच्छा आगे देखो कौन सा फॉर्म है, फिलिप, फिलिप, इसमें एलएलपी को ब्लॉक लेटर्स में किया हुआ क्योंकि एलएलपी का फॉर्म है ना, फिलिप। ठीक है, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलएलपी, इसमें क्या है, इसमें सारी डिटेल्स जाएंगी जो आप कंपनी का एलएलपी का जन्म लेना चाह रहे हो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आएंगी, उसके पार्टनर, उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर, और हमने कहा था ना डेजिग्नेटेड पार्टनर से क्या लेनी है, उनकी सहमति लेनी है, तो वो भी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो वो सारे इस डॉक्यूमेंट में हमारे इस फॉर्म में भरेंगे हम। ठीक है, अच्छा और हमारे को क्या करना होगा, भाई पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न चाहे ओरल या कुछ भी। ठीक है, या इम्प्लाइड उसमें करते होते हैं, पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलएलपी अग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये आपका। ठीक है, इट इज मैंडेटरी, और ये आगे सेक्शन 23 में बता रखे हैं। और कौन से फॉर्म में करते होते हो, ये भरते हो, इसकी डिटेल फॉर्म नंबर 3 में भरते होते हो। ठीक है, और कितने दिन के अंदर अंदर आपको ये करना होगा, हाँ, एलएलपी एग्रीमेंट, ये फॉर्म 3 करना होगा 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, रन, रन एलएलपी हो गया, फिलिप हो गया, देन फॉर्म 3 हो, ये 3 हमारे मेन फॉर्म्स है। ठीक है जी, इसको कोई भी कलर अगर अलग देना चाह रहे हो अलग दे दो, चाहे ये देखो फॉर्म, ये ये 3 फॉर्म हो गए हमारे। ठीक है, कुछ भी दे दो चाहे, ठीक है, ताकि आपको ना फिर लास्ट दिन मेहनत ना करनी पड़े ढूंढने के लिए कि कहाँ पे क्या है, मॉड्यूल पे भी और नोट्स में भी अपने। ठीक है जी, थोड़ा सा मेरे 2 मोटिव थे इसमें मॉड्यूल से कराने के लिए, कि एक थोड़ा सा आपको मॉड्यूल का भी पता चलेगा, कि क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि आप मॉड्यूल से करे साथ में, है ना, तो एक मॉड्यूल से भी हो जाएगा और थोड़ा हमारा जल्दी भी हो जाएगा इससे। ठीक है, नोट्स पर हमने बनाने ही है वैसे जैसे बना रहे थे हैंड रिटन नोट्स, आपको एक मॉड्यूल की भी लैंग्वेज पता चलेगी, मॉड्यूल पढ़ना शुरू करोगे साथ में। ठीक है, अब आगे आओ जरा, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। ठीक है, ये भी सिमिलर है जैसे पहले हम चीजें कर चुके हैं। ठीक है, पार्टनर एंड द रिलेशन, सबसे पहले है कि एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, कौन बन सकते हैं पार्टनर्स।
कहते कि एक तो ना ऑन इनकॉर्पोरेशन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी पार्टनर्स एंड एनी अदर पर्सन जो एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। आपको याद है ना, जैसे एमओए था कंपनी में, इधर क्या है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसमें हमने कहा कम से कम 2 लोग क्या लिखेंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे, सब्सक्राइबर्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो यही लोग पार्टनर बन जाएंगे जब जन्म होगा एलएलपी का। या क्या कहते और कौन बन सकता है पार्टनर? कहते जो आप एलएलपी एग्रीमेंट में जो आप फॉर्म नंबर 3 में मेंशन किया आपने कुछ लोगों का नाम, कहते वो भी बन सकते हैं पार्टनर। ठीक है, सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या कोई भी और पर्सन जो आपने एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन किया। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ आ रहा है ना? मनदीप, ईशा, यस मैम। हर्षप्रीत, यस मैम। हर्षदेव, यस मैम। हिमांशु। यस ठीक, मैम। फास्ट तो नहीं लग रहा ना? हाँ पक्का। चल चलो आओ जरा आगे हम देखें रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी, अब रिलेशनशिप ये हमने फर्स्ट सेशन में भी देखा था और आज भी रिवीजन जब करवाई थी क्या देखा था। रिलेशनशिप कैसे पता चलेगी या किसके क्या हक हैं ड्यूटीज हैं? या तो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर उसमें नहीं है तो शेड्यूल 1 के पास जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स के बीच में। और किसके बीच में? एलएलपी और पार्टनर्स। देखो एलएलपी है और उसके अंदर पार्टनर्स है। ठीक है, तो हक और राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में, और बहुत सारे पार्टनर्स हैं और उनके बीच में भी क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये सारी चीजें एलएलपी अग्रीमेंट में मेंशन होगी। ठीक है, एंड एलएलपी अग्रीमेंट में अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो वो भी आप रजिस्ट्रार को बताओगे। ठीक है, अब आपको कीवर्ड्स भी समझ लग रहे हैं कैसे हाईलाइट क्यों है? ठीक है, तो ये भी एक पता होनी चाहिए चीजें। फिर आगे देखो, अग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, कहते अगर आपने जन्म होने से पहले, एलएलपी के जन्म होने से पहले कुछ अग्रीमेंट, एलएलपी का अग्रीमेंट बनाया था रिटर्न। ठीक है जी, और देखो अग्रीमेंट से क्या होता है, हम बाइंड कर देते हैं, लाइबल हो जाते हैं दूसरे पार्टनर्स भी कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये राइट्स है ये ड्यूटी। तो कहते कि वो तभी आप इम्पोज कर पाओगे, बाउंड कर पाओगे दूसरों को। ठीक है जी, अगर आपने क्या किया, रेक्टिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। पीछे पढ़ के आया ना फॉर्म नंबर 3, कब भरना है? 30 दिन के अंदर अंदर, जब जन्म हो जाएगा उसके अंदर, उसके विद इन 30 डेज करना। कहते हैं अगर आपने जन्म से पहले ही बना दिया तो उसका इफेक्ट तभी हो पाएगा अगर जन्म होने के बाद आप क्या करवा लोगे, रेक्टिफाई करवा लोगे सभी के सभी पार्टनर्स से। रेक्टिफाई का क्या मतलब था बताओ जरा, हमने ये भी किया था इनकॉर्पोरेशन। बोलो जी बोलो, क्या मतलब था बोलो। ठीक है, 10-15 मिनट्स और करेंगे। ठीक है, चलो बोलो बोलो, रेक्टिफाई का क्या मतलब था? हाँ, रेक्टिफाई का मतलब था जो चीज की अप्रूवल आपने पहले नहीं ली है ना, तो अब लेके आप उसको कर रहे हो, पक्का कर रहे हो अब वो काम। ठीक है, पहले नहीं आपने अप्रूवल ली थी, अब आप उसके अप्रूवल लेके अब आप उसको अप्लाई कर, ये चीज था रेक्टिफाई करना। मतलब पहले जिस काम की आपने अप्रूवल नहीं ली थी, अब ले लो ना पार्टनर से। एंड कौन से पार्टनर से? सभी पार्टनर से लेनी पड़ेगी आपको अप्रूवल, तब आप बाउंड कर पाओगे बाकी पार्टनर्स को। ठीक है जी, ये था। और ये देखो लास्ट वाला पॉइंट तो हमने कर ही लिया। अगर अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब आगे देखो, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन ट्रस्ट। मतलब अगर पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है या हम निकाल रहे हैं, मतलब अब वो पार्टनर नहीं रहा, सीज टू बी पार्टनर। ठीक है, कहते हैं कि अब पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनर जैसे अगर आ रहा है तो किसकी मर्जी से आ रहा है? एलएलपी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। अगर जाएगा तो भी किसके हिसाब से जाएगा? एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जाएगा। पर यहाँ पे बोला हुआ है पर्सन में सीज टू बी पार्टनर एज पर अग्रीमेंट, छोड़ के भी जा रहा है तो एज पर एलएलपी एग्रीमेंट छोड़ के जाएगा, जो भी उसमें टर्म्स कंडीशन मेंशन है। ठीक है, पर कहते हैं कि अगर यहाँ पे अग्रीमेंट है ही नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे अग्रीमेंट है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स एज टू सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न में देना पड़ेगा।
ठीक है, रिटर्न में देना पड़ेगा अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज अ पार्टनर। देखो, अगर तो अग्रीमेंट है, उसमें मेंशन्ड है कि अगर पार्टनर ने छोड़ के जाना है तो उसको इतने दिन पहले बताना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना, तो वैसे कर। अगर नहीं कुछ मेंशन, तो वो वाला पार्टनर जो छोड़ के जाना चाह रहा है, जो रिजाइन करना चाह रहा है, वो कम से कम 30 दिन का क्या देगा, नोटिस दे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, छोड़ना चाह रहा हूँ। ये वही है, कंपनीज में भी यही होता है ना। क्या होता है, किसी कंपनी में आपकी जॉब लगी, वो कहते हैं अगर आपको छोड़ के जाना है ना, आपके ऑफर लेटर में ही लिखा होगा, जो जॉब की ऑफर लेटर आती है स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगती है, कि अगर आपको छोड़ के जाना होगा, आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के जाने से पहले 30 दिन का नोटिस भेजना पड़ेगा एलएलपी को कि मैं भाई अब क्या करना चाह रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये 30 दिन का हो गया इधर भी। और कहते कौन से केसेस में ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएगा, भाई अगर उसकी डेथ होगी, ठीक है, पार्टनर की, ठीक है, अ पर्सन शैल सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ, बिल्कुल ये तो ऑब्वियस सी बात है, या डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। डिसोल्यूशन का मतलब एलएलपी खत्म होगी, वाइंड अप, खत्म। ठीक है, दोनों केस में ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा पार्टनर। ठीक है जी, और कौन से केस में लिखा हुआ, कहते या उसको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दी, ये भी हम पहले करके आए कि कौन एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए और कौन नहीं। ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया डिक्लेयर, या वहां पे 2 पॉइंट्स थे, किस पॉइंट से रिलेटेड, एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 पॉइंट्स बने हुए थे उधर, कि दीज पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू बी पार्टनर, इंसॉल्वेंट वाला। इंसॉल्वेंट वाला था ना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या एजुकेटेड इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन पेंडिंग। तो या उसका दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, डिक्लेयर हो गया, या वो उसका दिवाला निकल गया, तो वो अब पार्टनर नहीं रहा, ही विल बी सीज टू बी अ पार्टनर। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। फिर आगे देखो क्या लिखा हो, कहते अगर पार्टनर, जो पर्सन था, अब वो पार्टनर नहीं रहा, ही सीज टू बी पार्टनर, अब उसको क्या बोल दिया जाएगा, फॉर्मर पार्टनर। जैसे हम बोलते नहीं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर कंपनी, ये जो भी है, मतलब एक्स, है ना, जो पहले था। ठीक है, फॉर्मर पार्टनर। तो कहते वो वाला बंदा तब तक कहलाया जाएगा पार्टनर अगर कोई और पर्सन उसके साथ डील कर रहा है। ठीक है जी, और उसको पता ही नहीं था, है ना, कि ये अब छोड़ के जा चुके हैं। तो कहते तब तक वो जो लोग डील कर रहे हैं उस बंदे के साथ, उनको पता ही नहीं था, तो वो बंदे को अज्यूम किया जाएगा कि वो पार्टनर है। कब तक ऐसे माना जाएगा, अगर उस बंदे के पास नोटिस आ गया, उसको पता चल गया कि ये सीज टू बी पार्टनर है, तब तक ही बस ये चीज अज्यूम की जाएगी, उसके बाद नहीं। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट क्या, कि जो नोटिस है कि उसने अब क्या कर दिया, अब वो छोड़ गया, उसने रिजाइन कर दिया, वो रजिस्ट्रार के पास भी पहुंच गई ये वाली बात। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो जाए, चाहे वो खुद पर्सन को पता चल जाए जो डील करना चाह रहा है, ठीक है, या रजिस्ट्रार तक ये बात पहुंच गई, दोनों केसेस में क्या होगा, यहाँ ये वाले पॉइंट तक फॉर्मर पर्सन को, फॉर्मर पार्टनर को पार्टनर की तरह ही मानना चाहिए। ये समझ आया ये वाला पॉइंट, हाँ जी बच्चों। जसदेव, निशा, ईमानी, मनदीप, ईशा, बोलो जी बोलो। यस हाँ, ये मैम। तो वाला, फॉर्मर यस पार्टनर के मैम। साथ, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। तो फॉर्मर पार्टनर के साथ जो भी डील्स होंगी तो वो कंपनी मान, मतलब एलएलपी मानेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, वही तो बोला है ना, कि अगर एलएलपी के बिहाफ पे, है ना, मतलब देखो एलएलपी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वही पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स ही कर रहे हैं ना एलएलपी के बिहाफ पे सब कुछ। ठीक है, तो अगर कोई, जैसे सपोज इसमें से पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, सपोज ये बंदा क्या हो गया, अब ये इसने रिजाइन वगैरह दे दी, ये रिजाइन दे दिया, अब ये पार्टनर नहीं है, अब इसको क्या बोल दिया, फॉर्मर पार्टनर, कि ये पहले था पार्टनर। ठीक है, अब बाहर से कोई बंदा आया, ठीक है, बाहर से कोई बंदा आया, ठीक है, उसको नहीं पता था कि इसने रिजाइन कर दिया, अब ये इसके साथ डील करने लग गया। ठीक है, ये तो यही मान के डील कर रहा है ना कि ये पार्टनर है, तो कहते हैं उस केस में फॉर्मर पार्टनर को ऐसे ही माना जाएगा कि ये पार्टनर है, अगर आउटसाइडर कोई डील कर रहा है और उसको नहीं पता था कि इसने छोड़ दिया है। पर ऐसी चीज कब तक मानेंगे हम, है ना, कब तक मानेंगे ये वैलिड, कहते हैं अगर अगर इस बंदे को पता चल गया कि इसने रिजाइन कर दिया, तब नहीं फिर ये डील कर पाएगा इससे, या अगर आरओसी को पता चल गया कि ये बंदे ने रिजाइन कर दिया, तो ये दोनों में से कोई भी केस है, तो उस केस में फिर ये डील नहीं कर पाएगा ये वाला पार्ट। अगर इसके पास पर इंफॉर्मेशन थी ही नहीं और ये डील कर रहा है, तो उस केस में ये डीलिंग को हम इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे।
ठीक है, तभी ये पॉइंट आएगा। तो इसको फिर हाँ वैलिड वैलिड माना जाए उस केस इसको। ठीक है, और एलएलपी भी क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। बेशक दूसरे पार्टनर्स होंगे जैसे हमने उसमें किया था एलएलपी, एलएलपी पर बाउंड हो जाए। हाँ जी, समझ आया बच्चों ये वाला पॉइंट, बोलो यस जी मैम। बोलो। ठीक है, ये था हमारा। आगे देखो। हाँ जी, फिर आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, कहते कि सेसेशन ऑफ पार्टनर, अगर वो बंदा छोड़ गया या रिजाइन कर दिया, कुछ हो गया, कहते पर उसके होते हुए जो भी डीलिंग्स हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज या कुछ भी हुई थी, उससे नहीं वो मुक्त कहलाया जाएगा। ठीक है, उससे नहीं वो मुक्त कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी तब तक की वो जिम्मेदारी रहेगी, जब वो पार्टनर था उसके होते हुए जो भी डीलिंग्स हुई, तो उसके लिए वो लायबल रहेगा। ही विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम दोज लायबिलिटीज, ये लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कहते कि फॉर्मर पार्टनर, ठीक है, अगर पार्टनर क्या हो गया, छोड़ के चला गया, कहते अगर तो अग्रीमेंट में लिखे ठीक है, नहीं तो फॉर्मर पार्टनर या पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर, ठीक है जी, शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम एलएलपी। अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अगर कुछ पैसे ले रहे हैं एलएलपी से, कौन से पैसे लेने के लिए हक है वो उसका, वो है ना, जो उसने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, वो छोड़ के जा रहा है, तो उसके उसके वो पैसे तो लौटाने चाहिए ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना उसने एक्चुअल में किया था। और जो भी प्रॉफिट में उसका शेयर बनता है, हिस्सा बनता है, तो वो भी उसको दे देना चाहिए, जो भी लॉसेस वगैरह हुए वो लेस करके। अब ये चाहे जो पुराना पार्टनर, मतलब जो एक्स पार्टनर फॉर्मर पार्टनर जा रहा है, चाहे वो खुद ले ले, या उसके बिहाफ पे जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है वो ले ले, या अगर फॉर्मर पार्टनर की क्या होगी, डेथ होगी, या इसका दिवाला निकल जाए, उसके बिहाफ पे अगर कोई और ले रहा है, तो लेगा क्या, यही दो चीजें, कैपिटल या प्रॉफिट। कैपिटल बोल दिया वही जैसे हम बोले थे, इसको कंट्रीब्यूशन भी अकेला बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर वो ले सकता है। ठीक है, और कहते कि पर ना ये जो फॉर्मर पार्टनर है, जो पार्टनर अब रिजाइन दे गया, उसका कोई मतलब नहीं बनता मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर। तो सिंपल सी बात है, अब छोड़ गया, अब क्यों इंटरफेयर करेगा, पहले हक था तेरा, अब नहीं है। ठीक है जी, समझ आया बच्चों यहाँ तक, बोलो जी बोलो, बोलो यस बोलो। मैम। चलो फिर यस आगे चलो। मैम। ठीक है, बहुत सिंपल सी सिमिलर सी चीजें हैं जो पिछला चैप्टर हमने किया। आगे आओ जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। भाई अगर कोई पार्टनर के नेम में, पता में, एड्रेस में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये सिमिलर है किसकी तरह, जैसे हमने इनकॉर्पोरेशन में किया था कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या डायरेक्टर या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उनमें, तो वो आपको बताना है आरओसी को। तो ऐसे ही यहाँ पर 15 दिन के अंदर अंदर आपको बताना होगा कि अगर क्या है, किसी भी पार्टनर के नाम में, एड्रेस में कुछ चेंजेस हो रही है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप बताओ ये किया हमने। ठीक है, अगर सपोज कोई पार्टनर है, पहले तो वो एलएलपी को बताएगा ना, पहले वो अपनी एलएलपी को बताया था जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिसका वो पार्टनर है। फिर एलएलपी क्या करेगी, एलएलपी आगे देखो, वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, फाइल a notice with registrar within 30 days from date he becomes or ceases to be partner। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलएलपी को आरओसी, देखो पहले पार्टनर को बताना पड़ेगा, किसको, एलएलपी, फिर एलएलपी किसको बताएगी, आरओसी। पार्टनर को कितनी देर में बताना है, 15 दिन के अंदर अंदर, और आरओसी तक वही फेवरेट टर्म पीरियड, ठीक है, 30 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर बताने। कौन कौन सी चीजें बतानी है एलएलपी को, आरओसी को, एक तो अगर कोई भी चेंज होता है नाम में, एड्रेस में, किसके, पार्टनर्स, ये सेकंड पॉइंट है, चेंज नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर, तो भी बताना है 30 दिन के अंदर अंदर चेंज करने के बाद। पहले पॉइंट में क्या है, अगर कोई पार्टनर आ बन रहा है, नया आ रहा है, या कोई जा रहा है, उनमें चेंजेस इन पार्टनर, ये क्या है, दीज आर चेंजेस इन पार्टनर्स। अब चेंज कैसे, कोई पार्टनर आ रहा है या कोई जा रहा है, ये भी चेंज हुआ। अब या कोई पार्टनर के नाम में या ड्रेस में कुछ भी चेंज हुआ है, तो वो भी चेंज हुआ। ठीक है, तो किसी भी तरह की चेंज है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर बतानी होगी आरओसी को। ये किया, कहते ये जो आप बता रही हो, रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल कर रही हो, जो भी आप फॉर्म वगैरह भर के बता रहे हो, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फीस में जो प्रिस्क्राइब किया होगा सरकार ने, आरओसी ने, और वो साइन क्यों होना चाहिए, किसके द्वारा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा। और ऑथेंटिकेट कैसे क्या होना चाहिए, अगर कुछ और मेंशन है प्रिस्क्राइब है रूल वगैरह में, वैसे।
ठीक है, आपको बताया था ना कंप्लायंस लॉ की, कंप्लायंस वगैरह वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर देखते, तो उसकी यहाँ पे साइन डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपी। कोई भी पार्टनर की चेंजेस है तो डीपी के साइन। ठीक है, तो कहते हैं अगर चेंज कैसी है कि नया पार्टनर आ रहा है, तो आपको इस साथ में स्टेटमेंट किस चीज की लगानी पड़ेगी, उसकी कंसेंट की, कि उसने कंसेंट दी है। ठीक है, और साइन भी क्यों होना चाहिए। ठीक है, और ऑथेंटिकेट मतलब अगर कुछ स्टैम्प स्टूम्प लगानी है नहीं लगानी वो बताया होगा। ठीक है, जैसे डीपी में अगर आप डीपी अपॉइंट करें तो उसकी कंसेंट सहमति भी आपको सबमिट करनी है, ऐसी इनकमिंग पार्टनर या पार्टनर आ रहे हैं उस केस में भी आपको उसकी कंसेंट सहमति देनी है, बतानी है कि आपने सहमति ली और साइन करवानी है उससे। अगर ये प्रोविजंस फुलफिल नहीं हो रहे तो आपको पेनल्टी लगेगी, किसको, एलएलपी और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 की पेनल्टी। ठीक है जी, और यहाँ पर जो पार्टनर से रिलेटेड है उसको भी 10,000 की पेनल्टी। तो इन ऑल अगर मैं देखूं ये वाले सेक्शन में अगर कॉन्ट्रवेंशन है तो एलएलपी हो चाहे पार्टनर हो चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, सबको 10,000 की पेनल्टी है। ठीक है जी। और इधर हमारे इधर पॉइंट में क्या बोला हुआ है, अ पर्सन हु सीजेस टू बी पार्टनर। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट ना मेरे को खुद बताओ, ये वाला लास्ट पॉइंट पढ़ के बताओ, ये बताओ उधर लास्ट पॉइंट बता दो चलो ये। इसके बाद कौन सा टॉपिक है, हाँ हम यहाँ तक करेंगे, चलो ये वाला बता दो, लास्ट पॉइंट बता दो चलो मेरे को। मैम अगर उसको लगता है कि एलएलपी नहीं बताएगी रजिस्ट्रार को, तो वो पार्टनर जो भी चाह रहा है तो वो खुद ही हाँ हाँ, बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा। और बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद रजिस्ट्रार है वो कंफर्मेशन लेगी एलएलपी से, नोटिस देने से, फिर वो नोटिस दे देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा हमने ऊपर क्या पढ़ा, है ना, कि अगर कोई भी चेंजेस हो रही है पार्टनर में, है ना, तो पहले तो जैसे पार्टनर ही बताएगा किसको, एलएलपी को, फिर एलएलपी किसको बताएगा, आरओसी को बताएगा, है ना, जैसे यहाँ पे 15 दिन का बोला, इधर 30 दिन के हमारे को इधर बता रहे हैं। अगर बाई चांस कोई पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उसने अपना तो बता दिया, नोटिस दे दिया अपना, है ना, कि मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब आगे एलएलपी को क्या करना था, पार्टनर ने तो बता दिया रिजाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब एलएलपी को आगे आरओसी को बताना था, अगर उसने बताया नहीं, एलएलपी ने नहीं बताया, पार्टनर ने एलएलपी को बता दिया था, तो उस केस में पार्टनर ही सीधा आरओसी को बता सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, उस केस में आरओसी बताओ ब्लाइंडली विश्वास कर लेगा क्या पार्टनर, बताओ जरा, ब्लाइंडली विश्वास करेगा, नहीं ना। तो अगर ब्लाइंडली विश्वास करेगा तो आरओसी को क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वो पार्टनर का नाम ही हटाना पड़ेगा। इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले आरओसी क्या करेगा भाई, एलएलपी से कंफर्म करेगा कि भाई ये सही है बात, कि आपका ये पार्टनर सच में छोड़ के जा रहे हैं, तो हम करें अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस। ठीक है, अगर तो क्या आ जाता है, कंफर्मेशन आ जाती है कितने दिनों के अंदर, कितने टाइम पीरियड का यहाँ पे गैप है, उन्होंने 15 दिन की मोहलत मिलेगी एलएलपी को रिवर्ट करने के लिए। कंफर्मेशन आ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर आरओसी कर लेगा विश्वास उस पार्टनर पे। ठीक है, 15 दिन कम थोड़ी ना होते हैं, बस ये पॉइंट बोला कि पर्सन जो छोड़ के जा रहा है सीजेस टू बी पार्टनर, ठीक है, वो रजिस्ट्रार के पास खुद ही नोटिस भेज सकता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उसको ये लग रहा है कि एलएलपी ने भेजा ही नहीं है या भेजेगा नहीं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंफर्म करवा लेगा एलएलपी से। कंफर्मेशन मिल जाती है ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर नहीं मिली, 15 दिन के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो पार्टनर की बात सुन के अकॉर्डिंगली रजिस्टर कर लेगा वो चीज। हाँ जी बोलो जी बच्चों, समझ आया जी आपको ये वाला पॉइंट, यस बोलो मैम। जी, जसदेव यस निशा मैम। हिमांशी मनदीप। ठीक है जी, तो हम आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद क्या है हमारा ये पार्टनर एलएलपी के ऊपर जनरल सी चीजें हैं बिल्कुल हमारी। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे हम, देन हमारा कुछ, ठीक है, वैसे मैंने सोचा यहाँ तक था आज कि कोई बात नहीं, पर हम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक टॉपिक और करवाना चाह रही थी, इसको फिर लग जाएगा 20 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
ठीक है, फिर आपका कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, किताबें कैसे बना के रखनी होती है, फिर ये वाला कर लेंगे हम। फिर ना वही वाले आ जाएंगे, इंस्पेक्शन करना, पेनल्टी क्या होएगी, ठीक है, फिर पावर टू रजिस्ट्रार, ठीक है, क्या क्या रजिस्ट्रार के पास पावर है, ठीक है, फिर आगे कुछ जनरल्स ही हैं इसमें चीजें, पार्टनरशिप के राइट्स, ये सारा करेंगे धीरे धीरे हम। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मतलब हाँ, ठीक है, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका इसमें। फिर आगे देखो क्या आ गया, बाइंडिंग का। आप देख रहे हो इसमें कंपनीज एक्ट में क्या है, हर टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ा बड़ा चैप्टर है। अब जैसे यहाँ पे अब ये खत्म हो रही है एलएलपी, बाइंडिंग डिसोल्यूशन इसको बोल दिया, ठीक है, इसको सेक्शन में, कुछ सेक्शन में ही बता दिया, ठीक है, पर कंपनीज एक्ट में फुल फ्लेज अलग से चैप्टर है, उसके ढेरों ढेर अलग से सेक्शन, ठीक है जी। ये चीज है, करने सारे टॉपिक्स हैं हमने जो कंपनीज एक्ट, ये कंपनी का जाना, कंपनी की किताबें बनाना, कंपनी की इंस्पेक्शन, रिटर्न्स, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, खत्म करना। तो सारे टॉपिक्स होंगे एलएलपी में भी, पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होंगे यहाँ पर हमारे टॉपिक्स, पर हो होंगे सारे कंपनीज एक्ट के जो हमारे हैं। ठीक है जी। चलो फिर हम इसको यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे फिर हम परसों सैटरडे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हमारी लॉ की इधर ईशा, इधर ट्यूसडे ऑल्टरनेट होती है, तो ये वाला चैप्टर आप कवर अप कर लें ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे, ओके ठीक है। एक बार ओके मुझे मैम। मैसेज भी कर लेना, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता दूंगी। वो आज कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे हमारे, ठीक है, जिनका हुआ नहीं था, तो कुछ गाइडेंस के लिए आए थे बच्चे, तो थोड़ा टाइम देना पड़ गया था, इसलिए सो सॉरी सबको कि थोड़ा वेट करना पड़ा सबको। ठीक है, चलो फिर मैं आपको ये वाला पीडीएफ जो मैंने मार्किंग की हुई है ग्रुप में डाल दूंगी, आप अकॉर्डिंगली अपने मॉड्यूल को भी थोड़ा कलरफुल बना लो, ठीक है। एंड साथ साथ मैं नोट्स या लास्ट में एक पीडीएफ इसके शॉर्ट नोट्स की भी आपको दे दूँ, फिर उसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों साथ साथ करेंगे, मॉड्यूल भी और नोट्स भी, ताकि मॉड्यूल से भी कवरेज होती जाए हमारी, और इससे हमारा मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा थोड़ा फास्टली सिलेबस, ठीक है। चलो, चलो जी, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे एक्सक्यूज मी नेक्स्ट मैम। सेशन। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। मैम ये मॉड्यूल में इसका गलत नेम लिखा हुआ है, इसको इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है।